हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी तैयारी 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट हमारा भूगोल, सेट नंबर है 73। इससे पहले ऑलरेडी हमने 72 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम मई के महीने में इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी तैयारी 4 का, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने बताया है सदन में। तो अभी से आप लोग को मेहनत जो आप लगा कर रहे हैं वो मेहनत को अब डबल करनी होगी, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोशिश करना होगा आप लोग को, क्योंकि जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा सफलता उसी को हाथ लगने वाली है। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दीजिए। समय आप लोग के पास बहुत कम बचा हुआ है, मुश्किल से 2 से 3 महीना भी नहीं बचा है आप लोग के पास। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है रिवीजन कीजिए। जो पोर्शन आप लोग को कमज़ोर है, जहाँ सब लोग कमजोरियाँ दिख रही हैं, उस चीज़ को अभी से उसको मेहनत करना, उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, सफलता ज़रूर मिलेगी, बस दिल से मेहनत कीजिए और जी जान लगाइए, है ना, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भूगोल के साथ आप लोग का कॉम्बिनेशन में एक दूसरा सब्जेक्ट आप लोग क्या क्या रखे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है। सवाल है, हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है। गोरखपुर, बल्लभगढ़, कालका, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखना है, हरियाणा में भारत सरकार के द्वारा गोरखपुर स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है, अर्थात ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखनी है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा और भी प्रस्तावित रिएक्टर जो है संयंत्र वो लगाए जा रहे हैं, जैसे कि कोवाड़ जो कि आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित है, जैतपुर ये महाराष्ट्र में प्रस्तावित है, माही बांसवाड़ा ये राजस्थान में प्रस्तावित है, चुटका जो कि मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है, और एक है कवाली जो कि आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित है। आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील फ्रेश वाटर लेक कौन सी है। कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील, बैकॉल झील, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखनी है, मात्रा या फिर आयतन के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील फ्रेश वाटर झील कह सकते हैं, बैकॉल झील है। ठीक है, बैकॉल झील है, ध्यान रखना है। और बैकॉल झील विश्व की ये सबसे गहरी झील भी है। बैकॉल झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में स्थित है, आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, यूनेस्को ने बैकॉल झील को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील है। विश्व में सबसे ऊंची स्थान पर अवस्थित अगर झील पूछा जाए तो टिटिकाका झील है। ठीक है ना, टिटिकाका जो झील है ना, ये पेरू और बोलोविया की सीमा पर स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील के बारे में बात करें तो वुलर झील है। और भारत का सर्वाधिक नमकीन झील सांभर झील है। तो इन सब चीज़ का नाम ध्यान रखिएगा, कहीं से सवाल पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक होता है। बताना है कि किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक होता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। याद रखनी है, भारतीय राज्य तमिलनाडु में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत में बात करें पवन ऊर्जा उत्पादन वाले राज्यों का नाम में तो तमिलनाडु है। ठीक है, कौन कौन सा है, एक का आपका तमिलनाडु है जो नंबर 1 पर है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे आप तो महाराष्ट्र भी नंबर पर आता है। इसके बाद है गुजरात, राजस्थान, ठीक है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इस सभी का नाम आपको याद रखनी है। ये सभी यहाँ पर देखेंगे कि इन राज्यों में पवन ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। केरल भी आप इसमें ले सकते हैं। इन सभी राज्यों में पवन ऊर्जा उत्पादन किया जाता है, ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन होता है तो ये तमिलनाडु राज्य में होता है। ठीक है, और पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ये तो पता ही होगा। ध्यान रखना है कि इस आंतरिक ऊर्जा की जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में इसे परिवर्तित किया जाता है। वैसे पूरा दुनिया में बात करें, विश्व के प्रमुख पवन ऊर्जा उत्पादक देशों में से कौन है, तो चीन है, उसके बाद USA है, फिर ब्राज़ील है, स्पेन है, तो उसके बाद भारत का भी नंबर आता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है।
बताना है भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, एक से अधिक में से कोई नहीं। सही आंसर होगा बी ऑप्शन गुजरात। भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना गुजरात के जामनगर में स्थित है, आपको याद रखनी है। ध्यान दीजिएगा, जामनगर रिफाइनरी भारत के गुजरात के जामनगर में स्थित एक निजी क्षेत्र की कच्चे तेल की रिफाइनरी है। इसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। इसे जुलाई 1999 में 6,68,000 बैरल प्रतिदिन की क्षमता के साथ चालू किया गया था। अब इस रिफाइनरी की क्षमता 1 लाख ज़्यादा ही होगा, यहाँ पे आई थिंक ये 12,40,000 बैरल प्रतिदिन है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है? प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में आपको बतानी है। आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखनी है भारत में पंजाब राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है। पंजाब में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत 245 किलो से भी अधिक है। ठीक है, वहीं बात करें भारत में सर्वाधिक कीटनाशकों का प्रयोग करने वाले राज्यों में शामिल कौन कौन है? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, भारत यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुका है, आपको याद रखनी है। और पोटास उर्वरक के लिए भारत आयात पर निर्भर है। तो अर्थात यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फिलहाल ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, पंजाब। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है एशिया का सबसे पूर्वी देश कौन सा है? बताना है आपको कि एशिया का सबसे पूर्वी देश कौन सा है? चीन, रूस, तुर्की, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताना है आपको एशिया का सबसे पूर्वी देश कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा एशिया का सबसे पूर्वी देश इंडोनेशिया है, अर्थात यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप मैप पर देख सकते हैं यहाँ से इंडोनेशिया आप देखेंगे ये वाला जो दिख रहा है क्षेत्र, ये वाला जिसमें 24,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, है ना। तो ये सबसे देखेंगे पूर्वी है ना, सबसे पूर्व में भी है और दक्षिण में भी है। अगर दक्षिण में पूछा जाए एशिया का सबसे दक्षिण देश भी इंडोनेशिया है, और एशिया का सबसे पूर्वी देश अगर पूछा जाए तो भी आपका इंडोनेशिया ही होगा। दोनों से कोई भी सवाल पूछेगा तब जवाब इंडोनेशिया ही दीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एशिया का सबसे उत्तरी देश कौन सा है तो फिर ये आपको यूएसए हो जाएगा, रूस हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा यूएसए नहीं रूस हो जाएगा। ठीक है, फ्लो में निकल गया यूएसए। सही आंसर क्या होगा? एशिया का सबसे उत्तरी देश है रूस। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछा जाए एशिया का सबसे पश्चिमी देश कौन सी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा है, टर्की है, तुर्की है, जिसकी राजधानी अंकारा है। ठीक ना, तो ये आप ये जरूर याद रखिएगा। यहाँ से इन 4 देशों का नाम याद रखिएगा। एशिया का पूछा जाए दक्षिण में कौन सा देश है, सबसे पूर्वी देश कौन सा है, सबसे पश्चिमी देश कौन सा है, 3 देशों का नाम तो याद रखना है। दक्षिण में तो हो जाएगा आपका इंडोनेशिया, और पूरब का भी हो जाएगा इंडोनेशिया ही, लेकिन उत्तर में हो जाएगा आपका रूस और पश्चिम में हो जाएगा आपका टर्की अर्थात तुर्की, जिसकी राजधानी कहाँ पे है? अंकारा है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ठीक ना, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? सवाल है किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्र, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखनी है ब्रह्मपुत्र नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है। 1988 में धुबरी से सदिया तक 891 किलोमीटर तक को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया है, आपको याद रखनी है। धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर बना पहला बड़ा टर्मिनल है। ठीक है, ध्यान रखनी है धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर बना पहला बड़ा टर्मिनल है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी ऑप्शन ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है पृथ्वी की आयु के परिकल्पना में निम्न खनिजों में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? पृथ्वी की आयु की परिकल्पना में निम्न खनिजों में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? लौह अयस्क, थोरियम सीसा, तांबा, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है पृथ्वी की आयु की परिकल्पना थोरियम सीसा खनिजों में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। अगला सवाल है वायुमंडल की लंबवत परतों को पृथ्वी से बाहर की ओर क्रमबद्ध कीजिए, नीचे दिए कूटों में से उत्तर चुनिए। पहला दे रखा है ओजोनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और आइनोस्फीयर। तो इसे अगर क्रम से लगाना चाहें तो पहले नंबर पर आपको मिलेगा ट्रोपोस्फीयर,
है ना। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसमें वायु के संपूर्ण भार का लगभग 75% भाग यहीं पे पाया जाता है ना। तो पहले नंबर पर हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रोपोस्फियर। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे मिलेगा आपको अस्टेटोस्फियर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका दूसरे नंबर पर। इसके बाद देखने को मिलेगा आपको ओजोनोस्फियर, है ना। तो ओजोन लेयर जो है इसके ऊपर ये हो जाएगा तीसरे नंबर पर। और एक है आपका आइनोस्फियर जो कि चौथे नंबर पर हो जाएगा, जो कि सबसे इसमें दिए क्रम में ऊपर हो जाएगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे पहले नंबर पर दो दिख रहा है यहाँ पर। इसके बाद फिर आएगा आपका स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि तीसरे नंबर पर आएगा। अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रखनी है। यहाँ पे देख सकते हैं वायुमंडल की लंबवत परतों को पृथ्वी से बाहर की ओर क्रमबद्ध स्थिति निम्न है: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ओजोनोस्फियर और आयनोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर में देखेंगे कि यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसमें वायु के संपूर्ण भार का लगभग 75% भाग पाया जाता है। इसे विक्षोभमंडल या संवहनीय परत भी कहते हैं। धरातल से इस परत की औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर मानी जाती है। तो साथ ही भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्षोभमंडल की ऊंचाई में क्या होती है, कमी होती है। अर्थात तो देखेंगे विषुवत रेखा पर से मोटाई अधिक होती है और ध्रुवों पे सबसे कम होती हैं। स्ट्रेटोस्फियर इसकी औसत ऊंचाई लगभग धरातल से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। ओजोनोस्फियर इस मंडल की सघनता 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पाई जाती है। जबकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से कहते हैं जैसी गैसों द्वारा इस परत को सर्वाधिक नुकसान होता है। किसका? ओजोनोस्फियर का। ठीक ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता वही रहती है, घटती है या बढ़ती है? एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है वायु की तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता वही रहती है, कोई चेंज नहीं आता है इसमें। अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखनी है। निरपेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा को ही निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। फिर से सुनिएगा, वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा को क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक ना। इसे प्रति घन सेंटीमीटर पर ग्राम में व्यक्त किया जाता है, आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन जलप्रपात झारखंड राज्य में अवस्थित है? बताना है आपको कि कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य में अवस्थित है। गौतम धारा जलप्रपात, दसम जलप्रपात, सदानी जलप्रपात, केवल 1, केवल 1, 2, केवल 3, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। आप तीनों को तीनों देखेंगे कि ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, गौतम जलधारा, दसम जलधारा, ठीक है, और जलप्रपात या फिर सदानी जलप्रपात, ये तीनों देखेंगे झारखंड राज्य में ही स्थित है। बात करें थोड़ा सा यहाँ पे गौतम जलधारा के बारे में, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो गौतम जलधारा है ना, या फिर गौतम धारा जलप्रपात जो है आपका, ये इसे मतलब कह सकते हैं कि जोन्हा जलप्रपात इसी को कहते हैं। ठीक है, ये जोन्हा जलप्रपात इसी को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है गौतम जलधारा जलप्रपात को ही जोन्हा जलप्रपात भी कहा जाता है। यह झारखंड के रांची जिला में राढ़ू नदी है उसी पर ये अवस्थित है। ठीक है, इसी के पास देखेंगे एक सीताधारा जलप्रपात भी स्थित है। ठीक है, वहीं बात करें दसम जलप्रपात के बारे में, तो दसम जलप्रपात झारखंड के रांची जिला में ही कांची नदी पर ये स्थित है। ठीक है, दसम जलप्रपात झारखंड के रांची जिला में कांची नदी का एक जलप्रपात है। तो रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है, आपको पता होगा, है ना। और एक है आपका सदनी कहें या साडनी कहें। ठीक है, तो ये जलप्रपात झारखंड के गुमला जिला में स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, ये गुमला जिला में है। जबकि दसम गौतम ये दोनों कहाँ हैं? रांची में। जबकि सादनी ये गुमला जिला में स्थित है, झारखंड के गुमला जिला में स्थित है, शंख नदी पर। ठीक है, याद रखनी है आपको यहाँ तक। एक बहुत इंपॉर्टेंट झारखंड का जलप्रपात पूछा जाता है हुंडरू जलप्रपात के बारे में, जो कि रांची के पास स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी पर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है धरातल का लगभग कितना प्रतिशत बेसाल्ट और रूपांतरित चट्टानों से आच्छादित है? बताना है धरातल का लगभग कितना प्रतिशत बेसाल्ट और रूपांतरित चट्टानों से आच्छादित है। 20, 30, 40, कितना परसेंट आच्छादित है आपको बताना है। तो याद रखना है धरातल का लगभग 20% आप देखेंगे कि बेसाल्ट और स्थानांतरित चट्टानों से ये आच्छादित है। रूपांतरित चट्टानों से आच्छादित नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं यहाँ पे रूपांतरित चट्टानों से आच्छादित है। ठीक है, तो 20% इसका सही आंसर होगा। तो धरातल का लगभग देखेंगे 20% बेसाल्ट और रूपांतरित चट्टानों से आच्छादित है।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बीर को अपनी मुद्रा के रूप में प्रयोग करता है। कहीं कहीं आपको बीर ऐसा भी लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये बीर को अपनी मुद्रा के रूप में कौन प्रयोग करता है। इथोपिया, घाना, एरिट्रिया, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो इथोपिया आप देखेंगे, इथोपिया अपनी मुद्रा के रूप में बीर का प्रयोग करता है, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और इथोपिया की राजधानी कहाँ पर है, तो सभी को पता होगा अदीस अबाबा, है ना। इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। और इसकी कैपिटल इसकी जो मुद्रा है वो बीर है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ये दुनिया का ये सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर है। कितना, 979 मीटर की ऊंचाई है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना। तो बताना है आपको ये किस नदी पर स्थित है। चुरुन नदी, अमेजन नदी, प्राणा नदी, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, ये तो दक्षिण अमेरिका में एक कैरोनी नदी है ना। तो उसी की एक सहायक नदी है चुरुन नदी, ठीक है। ध्यान रखना है, कैरोनी नदी भी अगर ऑप्शन में है तो भी सही होगा, क्योंकि कैरोनी नदी की सहायक नदी है चुरुन नदी, और उसी नदी पर अवस्थित है आपका एंजल जलप्रपात। तो अर्थात यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, चुरुन नदी, ठीक है। तो ये आप पूरा लाइन याद रखिएगा कि यह दक्षिण अमेरिका में कैरोनी नदी की सहायक नदी चुरुन नदी पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल है अगला, सवाल है वेदांग थांगल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ये आंगल नहीं होगा, थांगल होगा, ठीक है, यहाँ पर था होना चाहिए था। तो सवाल है आपका, वेदांग थांगल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, वेदांग थांगल अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है, अर्थात सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ये ऑप्शन होगा। चलिए अगला सवाल है, महानदी और गोदावरी की डेल्टा मिट्टी से समृद्ध है। बताना है महानदी और गोदावरी की डेल्टा किस मिट्टी से समृद्ध है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, जंगली मिट्टी, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखनी है, महानदी और गोदावरी की जो डेल्टा है वो जलोढ़ मिट्टी से समृद्ध है, भरा पूरा है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। याद रखनी है, महानदी और गोदावरी की डेल्टा जलोढ़ मिट्टी से समृद्ध है। ये भी याद रखना है आपको कि जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई एक निक्षेपित मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी वैसे दो प्रकार की होती है, खादर होता है और एक बांगर होता है ना। जो खादर होता है वो नई मिट्टी होती है, बांगर जो होती है वो पुरानी मिट्टी होती है। अर्थात कह सकते हैं खादर मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ मिट्टी होती है, और बांगर देखेंगे बजरी वगैरह कुछ थोड़ा सा अधिकता देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित नदी समूहों में से किस नदी की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है। बताना है, निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है। गंगा, यमुना, सिंधु, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, इन तीनों नदियों की जो उद्गम है वो मानसरोवर झील के निकट स्थित है, अर्थात सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, सही आंसर होगा सी ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर आप देखेंगे कि चेम युंगडुंग हिमानी से ये निकलती हैं। सिंधु नदी के बारे में बात करें तो सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास एक हिमनद है, सानो ख्वाब, है ना, वहाँ से ये निकलती हैं। और जबकि सतलज नदी के बारे में बात करें तो ये मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से निकलती हैं। तो तब देखेंगे कि ये मानसरोवर के आसपास से ही निकलने वाली तीनों नदियाँ हैं, ठीक है। और ये तीनों नदियाँ पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र का उदाहरण भी हैं, ठीक है। भारत से होकर के बहने वाली सबसे लंबी नदी के बारे में बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, उस संतृप्त भूगर्भीय इकाई खाली स्थान को कहते हैं जो किसी कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने में उसकी मदद करती हैं। उसे क्या कहते हैं, काट कहते हैं, ज्वारनदमुख कहते हैं, इसे एस्चुरी कहते हैं, जलभृत कहते हैं, एक से अधिक होगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि उस संतृप्त भूगर्भीय इकाई को जलभृत कहते हैं जो किसी कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने में उसकी मदद करती हैं। ये जलभृत क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में
ये आपका जलभृत है और ये सबसे शुद्ध पानी होता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे मिट्टी है, बजरी है, पत्थर वगैरह जो चट्टाने हैं उससे रिस करके जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में पानी जमा हो जाती है ना, जहाँ से हम लोग पानी निकालते हैं, जो सबसे शुद्ध पानी होता है ये, तो यहीं से जो पानी निकाला जाता है इसे ही कहा जाता है जलभृत। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसके बारे में, ध्यान दीजिएगा। उस संतृप्त भूगर्भीय इकाई को जलभृत कहते हैं जो किसी कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने में उसकी मदद करती हैं, है ना। तो ये मान लेते हैं कुआं है, तो यहाँ तक ये पानी लाने में इसकी मदद करती हैं, तो यहीं से तुम लोग पानी निकालते हैं इसी जलभृत से। चट्टानों तथा मिट्टी से रिस कर भूमि के नीचे, है ना, चट्टानों तथा मिट्टी से रिस करके भूमि के नीचे जमा होने वाले जल को भूजल कहते हैं। जिन चट्टानों में जो भूजल जमा होता है उसे जलभृत कहते हैं। तो इन जिन चट्टानों में जाके जमा होता है ना पानी, उसे ही क्या कहते हैं, जलभृत कहते हैं। जबकि ये चट्टानों से, मिट्टियों से रिसते हुए ये ला करके यहाँ पे संग्रहित हो जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें तो जलभृत पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित उस संरचना को कहा जाता है जिसमें मुलायम चट्टानों, छोटे छोटे पत्थरों, चिकनी मिट्टी और गाद के भीतर सूक्ष्म कणों के रूप में जल भरा रहता है। सतह में जिस गहराई पर पानी मिलता है उसे ही वाटर लेवल कहते हैं। ठीक है, मूलतः स्वच्छ भूजल वाटर लेवल टेबल के नीचे स्थित जलभृत में ही पाया जाता है ना। देखिए लिखा है ना कि वाटर टेबल के नीचे स्थित जलभृत में ही ये शुद्ध जल जो होता है वो आपको मिलता है। जलभृतों में जिन स्थानों पर जल भरता है वे संतृप्त क्षेत्र कहलाते हैं। जलभृतों में जिन स्थान पर जल भरा रहता है उसे ही, इसे देखो ये जो पार्ट आपका है ना, ये क्या कहलाएगा, संतृप्त जलभृत। ठीक, आगे लिखा है चुने जो पत्थर वाली चट्टानी क्षेत्रों में भूमिगत जल द्वारा विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों को निर्माण काष्ठ करते हैं। भारत में हिमालय क्षेत्र, बिहार में रोहतास पठार, मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी, बस्तर जिला, पूर्वी घाट पर आदि में चूना पत्थर पर निर्मित काष्ठ स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, आपको याद रखनी है। और नदी के उस मुहाने को ज्वारनदमुख कहा जाता है जहाँ पर सागरीय तथा ज्वारीय लहरें नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थ को बाहर ले जाती हैं। नदी के उस मुहाने को ज्वारनदमुख कहते हैं। एस्चुरी किसको कहते हैं, एस्चुरी किसको कहते हैं, तो कहता है कि जहाँ पर सागरीय तथा ज्वारीय लहरें नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थ को बहा करके लेकर जमा करती हैं उसे ही क्या कहते हैं, ज्वारनदमुख कहते हैं। ठीक है, ज्वारमुख कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि किस नदी को सुमागधी के नाम से जाना जाता है। बताना है किस नदी को सुमागधी के नाम से जाना जाता है। अजय, चानन, सकरी, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखनी है, सकरी नदी को सुमागधी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उद्गम कहाँ पे होता है, इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में है। और यह नदी बिहार के गया, पटना, नवादा, मुंगेर जिला में प्रवाहित होते हुए ये गंगा नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है चानन नदी का अन्य नाम पंचानन तथा इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार है। किऊल नदी का उद्गम गिरिडीह तथा संगम सूरजगढ़ा जो कि लखीसराय में पड़ता है, जो कि बिहार में एक जिला है, के पास गंगा नदी में होता है। किऊल नदी का बिहार में प्रवेश सतपहाड़ी जमुई जिला में होता है। एक से अधिक कथन सही है, फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बड़ा सोच समझ के आंसर देना है आपको। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में, दे रखा है कि चानन नदी का अन्य नाम पंचानन तथा इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार है। बिल्कुल कथन सही, आपको याद रखनी है। चानन नदी का अन्य नाम क्या है, पंचानन भी इसको बोलते हैं। और इसका उद्गम कहाँ पे होता है, उत्तरी छोटा नागपुर में होता है। ठीक है, और किऊल नदी का उद्गम देखा जाए तो ये गिरिडीह में होता है। और संगम कहाँ होता है, संगम होता है इसका सूरजगढ़ा जो कि लखीसराय में है। किस में होता है, ये गंगा नदी जाके मिल जाती है। गिरिडीह झारखंड का एक जिला है, ध्यान रखनी है। किऊल नदी का बिहार में प्रवेश कहाँ पे होता है, तो ये जमुई जिला में होता है, सतपहाड़ी के पास। तो ये भी कथन सही है। अतः इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है, याद रखनी है। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।